गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो RLBP है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया था और उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड डिस्कस किया था फॉर RLBP, दैट इज नोन एज ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। अब हमारे पास में नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी। अब तुम्हें थोड़ा सा अपन बता भी देते हैं कि भाई जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने अभी सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें कई बार अपन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे अपन ऑप्शन लिखे रहते हैं जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से कुछ कांट छांट करके वर्ड लिख देता है। तो अपन इस बात का ध्यान देना है कि वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट वर्ड जब लिखा होगा तभी वो अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट जो हम लोग इस वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं डेफिनेशन को, फिर हम लोग समझेंगे आगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अपन हेडिंग डाल लीजिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the external pressure is known as boiling point of liquid, is known as boiling point of the liquid। यानी कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हम लोग एक अपन और बात समझ लेते हैं कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर का यहाँ मीनिंग ये है कि जैसे अगर मान लिया हम लोग कभी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ 1 ATM से कम होगा। मान लिया हम टनल में जाएं तो वहाँ पे जो प्रेशर है दैट विल बी ग्रेटर देन 1 ATM। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वैल्यू अपन अकॉर्डिंग टू प्लेसेस चेंज होती रहती है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी हर जगह पर लिक्विड का अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग अगली टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफरेंस होता है, हम इसे NBT से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है यहां पर जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लिया है इसकी जगह हम लोग 1 ATM लेंगे, देन द टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to 1 atmospheric pressure। हम इसमें ये भी लिख देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन। 1 ATM प्रेशर पर हम लोग जब भी कभी भी टेम्परेचर डिफाइन करेंगे और उस समय जो लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाएगा तो वो अपन जो टेम्परेचर होगा दैट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वाटर का अपन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि भाई जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर
एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जब अपन पे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का अपन कितना है 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, और अपन 373.15 केल्विन। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो पहले मैंने अभी बता ही दिया कि अपन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी प्रॉब्लम अपन जो हमारे पास कोलिगेटिव रिलेटेड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आएगी उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग क्वेश्चन को सही तरीके से अपन मार्क करें, आंसर को सही तरीके से अपन मार्क करें क्वेश्चन का, कि अपन हमारे पास में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें आंसर देते समय ध्यान रखना है वेपर प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग आगे पॉइंट अपन राइट डाउन करने जा रहे हैं। तो अपन हेडिंग डाल लीजिए, जो हमारे पास में नेक्स्ट वन पॉइंट है वो है कि अपन कैसे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपन सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। तो अपन ये चीज़ हम लोग जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट है वो अपन इसे आगे अपन समझने जा रहे हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट राइट डाउन करा, यहाँ पर देख लेंगे, एक पॉइंट राइट डाउन करा कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute is less than vapor pressure of pure solvent। यानी कि अगर किसी भी हमारे पास में सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो ये बात तो हमने आरएलबीपी में डिस्कस कर ली थी कि जब भी हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी हमारे पास में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया सॉल्वेंट का जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बेटा। तो अपन को ये बात समझ में अपन ऑलरेडी आ गई होगी, यानी कि PS इज लेस देन P नोट। ये बात हमने ऑलरेडी राइट डाउन की हुई आरएलबीपी में। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम लोग कभी भी कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन रखेंगे उस केस में हमारे पास में वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर अपन बात करेंगे दैट विल बी लोअर एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अपोजिट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू दिस वी कैन सी दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is higher than boiling point of pure solvent। ठीक है बेटा, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस चीज को हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि अपन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास सॉल्यूशन का है वो अपन सॉल्वेंट से ज़्यादा है। ग्राफिकली भी हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं बेटा। तो ग्राफिकली कैसे समझोगे इस बात को ध्यान देना है। मैंने एक ग्राफ बना रहा हूं जो अपन फेज डायग्राम है और उस फेज डायग्राम में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। प्रेशर इधर ले लिया बेटा और टेम्परेचर इधर ले लिया। तो ये अपन वाटर का फेस डायग्राम है और इस तरीके से मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया ये ठीक है। ये फेस डायग्राम होता है वाटर का, ठीक है। ये थोड़ी सी अपन स्लैंट होती है बट ज़्यादा स्लोप नहीं रहता इसमें, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये ट्रिपल पॉइंट होता है, ये सॉलिड स्टेट होती है, ये लिक्विड स्टेट होती है यहाँ पर, और ये हमारे पास वेपर स्टेट होती है, ठीक है बेटा, वेपर स्टेट, ठीक है। अब अपन जो सॉलिड है उसे मैंने यहाँ लिख दिया सॉलिड, यहाँ लिक्विड है और यहाँ पर वेपर है, ठीक है। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे।
तुम्हें पता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर है, तो ये ऊपर जाएगी लाइन, तो यहाँ पर जो ऊपर दिखाते जाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं 1 atm प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल बोल सकते हैं। हर टेम्परेचर पर अपन यहाँ पर हर एक लिक्विड का, जो भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 1 atm मान सकते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर ले सकते हैं। इस वाले प्रेशर पर जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, देख सकते हो ये रहा, ये देख सकते हो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ये समझ में आ गया हो, प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, उसका ग्राफ मैंने बनाया हुआ। इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पर देख सकते हो, वेपर प्रेशर है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, यहाँ पर देख सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये वेपर प्रेशर जो हमारे पास लिक्विड का है, ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया इस टेम्परेचर पर, तो इसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। अब अपन ने सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम होता है, तो हम सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ कर दें। तो सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, ये अपन इसी सॉल्यूशन का ग्राफ है, या ठीक है, सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया बेटा, देख लो। ठीक है। अब सॉल्यूशन का जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करा, तो ये अपन पे ये लाइन आ गई। तो ये बताइए मुझे कि क्या सॉल्यूशन वाले यहाँ पर आएगा, इसमें इधर आएगा ये वाला, और अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये अपन इस तरीके का पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये हमारे पास सॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है। अब ध्यान देना, तो मैं सॉल्यूशन वाली बात करूं तो सॉल्यूशन जो हमारे पास है, क्या वो इसी टेम्परेचर पर बॉयल हो सकता है जिस पे सॉल्वेंट हो रहा था? नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर नहीं है, एक्सटर्नल के बराबर नहीं है, ये एक्सटर्नल के बराबर नहीं है, अभी इस टेम्परेचर पर है। एक्सटर्नल के बराबर तो देख सकते हो ये रहा, इस समय एक्सटर्नल के बराबर है, तो इसे बोलेंगे हम लोग यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का है। तुम देख सकते हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सॉल्वेंट से ज़्यादा है, ये बात हमें ग्राफिकली भी समझ में आ रही। और यहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट वाले कर्व में जाएंगे, तब अपन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से समझा सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है ये डेल्टा टीवी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक अपन ऐसा प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ खींचेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को बराबर यानी कि प्रोपोर्शनल कर पाएंगे। तो वो देखो यहाँ पर एक ग्राफ और मैं बना रहा हूँ प्रेशर टेम्परेचर का, उसे और देख लो, उससे हम लोग पूरा वेपर प्रेशर को और एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को अपन रिलेट कर पाएंगे। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देना, ये मैंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खींच लिया बेटा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 लाइन खींची हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 लाइन मैंने स्केच की हैं। ठीक है ना। तो इन 3 लाइन में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ये वाली स्केच की। देखो ये तो सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। ठीक है। हाँ, इसे नीचे ले आओ, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे नीचे ले आओ और इसे भी नीचे ले आओ, तो ये हो गया यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ और टेम्परेचर को मैं नीचे लिख देता हूँ, सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 और ये पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 और सॉल्वेंट। क्लियर। सॉल्वेंट थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, तो मैंने इसमें 3 जो अपन ने लाइन स्केच की हैं, इसमें अपन ये कम कंसनट्रेट सॉल्यूशन है, ये थोड़ा और ज़्यादा कंसनट्रेट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ये वैल्यू, ये वेपर प्रेशर देखो कम होता जा रहा है। ये अपन इसको बोल दिया मैंने कि जब सॉल्वेंट में थोड़ी सी अमाउंट हमने सोल्यूट के ऐड करी है, तो ये हो गया वेपर प्रेशर में डिक्रीज डेल्टा P1, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है दैट इज़ डेल्टा P2, ये अपन डेल्टा P2 है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास में ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है
इसे थोड़ा सा हम लोग यहीं पर दिखा देते हैं। ये हो गया हमारे पास डेल्टा TB1 और यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा TB1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे पास डेल्टा TB2। डेल्टा TB2 थोड़ा सा जगह कम है, डेल्टा TB2 थोड़ा ऊपर ही बना देता हूँ मैं। ठीक है चलो, और ये डेल्टा TB1 यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये अपन यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा TB1 और यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा TB2, ठीक है बेटा। चलिए अब अपन ध्यान देना कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट और डाल देता हूँ। ये अपन A डाल दिया मैंने, इधर B डाल दिया, इधर C, इधर D, इधर E, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास बन चुके हैं। ये वाले सिमिलर ट्रायंगल ही हैं, इसे सिमिलर ट्रायंगल ले लो। हालांकि ये थोड़ा कर्व रहता है बट यहाँ पर ये सिमिलर ट्रायंगल ही ले लिया हमने। क्यों? क्योंकि ये हम लोग स्ट्रेट मान सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। तो ये हमारे पास में हमने स्ट्रेट मान लिए ये वाले पॉइंट। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए 1 और एक हो गया हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल ये वाला 2। तो क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं 4 सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन से? ADB एंड AEC, ठीक है बेटा। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या आएगा, हम लोग लिख सकते हैं AD, ये सिमिलर ट्रायंगल मान लिया मैंने, ADB और AEC, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। बिल्कुल बेटा। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। AD की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा TB1 और AE की वैल्यू है डेल्टा TB2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है डेल्टा PB1 और डेल्टा P2। ये आ गया डेल्टा P1 और डेल्टा P2। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द lowering in vapor pressure कि whenever a solute non volatile solute is present in a solvent, it implies that कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा TV है that is directly proportional to डेल्टा P। ये अपन ध्यान रखेंगे, यानी कि जो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ये हम लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अब बस इस चीज़ को हम लोग सोल्व कर लेते हैं आगे कि डेल्टा TV जो है ये हमारे पास में डेल्टा P के प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो इस बात को तो हमें वैसे ही स्टार्टिंग में भी थोड़ा पता चल ही गया था वहाँ कि जितना हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है वो वेपर प्रेशर के लोबरिंग के कारण ही है, और जितना अपन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो वेपर प्रेशर में जो लोबरिंग है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा अपन आगे और बढ़ जाते हैं। तो डेल्टा P की जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा P की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा P की वैल्यू के लिए हम लोग एक आगे रिलेशन राइट डाउन करने जा रहे हैं। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तुम जानते भी हो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कि RLBP वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, बट उसमें एक हमने चेंज किया था, ये होता है RLBP का पार्ट। तो हमने ये चेंज किया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में कि अपन मोल ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मोल ऑफ सोलवेंट। तो हमने स्मॉल n को कैपिटल N के कंपेरिजन नेगलेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू हो गई डेल्टा P, P नोट माइनस PS को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा P ओवर P नोट इज इक्वल टू N ओवर N। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। क्या हम डेल्टा P को इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू N मोल ऑफ सोल्यूट, इसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू P नोट। बिल्कुल ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है बेटा। तो अपन एक काम करते हैं, इसी वाली लाइन में थोड़ा चेंज किया हमने, मोल ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू P नोट। 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया और 1000 से मैंने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मोलैलिटी बन जाएगी बेटा, मोलैलिटी बन जाएगी।
तो क्या मैं डेल्टा पी की वैल्यू को लिख सकता हूँ मोलैलिटी इंटू एम बाई 1000 इंटू पी नोट। ये वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी हो गया बेटा, ये मोलैलिटी हो गई। अब इस वैल्यू को यहां पे उठा के रखूंगा मैं, ये जो इक्वेशन है मेरे पास इसमें रखने वाला हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं, हाँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं बेटा। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में, यहां पर देखना, जरा ध्यान देना, ये वैल्यू क्या आएगी, रख देते हैं हम लोग। हाँ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एम इंटू पी नोट, ये वैल्यू रख रहा हूँ ओवर 1000, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारे पास, क्लियर हो जाए वाला। अब ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और ये मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा लिया। तो इस टर्म को पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, इस टर्म को पूरे को एक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लिया, बिल्कुल ये आ गया। m इज मोलैलिटी, ध्यान रखना ये मोलैलिटी है, स्मॉल m मोलैलिटी, यहां लिख भी देते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल बेटा। तो इस पूरी टर्म में ये जितनी भी टर्म है सब किसके लिए यूज हो रही है, ये सारी की सारी हमारे पास सॉल्वेंट के लिए यूज हो रही है। तो इसकी जगह हमने एक अनदर कांस्टेंट यहां पे राइट डाउन कर दिया, Kb इंटू एम। Kb इज, यहां पर जो Kb है वो कांस्टेंट है, और Kb के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, Kb क्या नाम है और कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट, Kb इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। Kb अपन किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की, क्योंकि जो Kb हमने कैलकुलेट किया है, पूरा रखा है Kb, वो सारी प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की थी। देखो K तो अपन कांस्टेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सारी चीजें सॉल्वेंट की हैं, तो इसलिए Kb जो होता है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये बात ध्यान रखना। यूनिट ऑफ Kb, यूनिट ऑफ Kb की यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। Kb की यूनिट होगी, इसकी यूनिट केल्विन, और इसकी यूनिट होगी हमारे पास kg पर मोल, मोल पर केजी, तो ये आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। तो ये वैल्यू आ गई, Kb की यूनिट हमारे पास लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, और कई बार डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक है। दूसरी बात, Kb का अपन नाम क्या है, Kb क्या है हमारे पास, तो Kb इज नोन एज, Kb इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं इसे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रखना, इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं हम इसे। तो मुझे लगता है Kb की वैल्यू हमें जो नेम है वो समझ में आ जानी है। Kb नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। अब अपन ध्यान देंगे नेक्स्ट में कि अपन यहाँ पर हमें जब कोई सोल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा तो हमें I भी लेना है। तो फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमें I भी लेना है, तो लिख लेना फॉर, पूरा अपन रिमूव कर देते हैं, तुमने पूरा अपन नोट कर लिया होगा, तो अपन आगे देखते हैं फटाफट। फॉर लिख सकते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। चलिए अब बेटा हम लोग एक दो चीज़ें और अपन जो इसमें पॉइंट हमें ध्यान रखने वो देख लें। पहली बात तो डेल्टा टी बी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है। डेल्टा टी बी हमारे पास में क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो डेल्टा टी बी को ध्यान रखना है हमें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसे निकालेंगे कैसे ये भी बता रखा मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट से, तो ये बात हम लोग इसे माइनस करके और निकाल लेंगे। और डिफरेंस किसी में भी ले सकते हो, अगर तुमने ये केल्विन में लिया, ये केल्विन में लिया, तो वैल्यू यहाँ पर केल्विन में आएगी, और डिग्री सेल्सियस में लिया तो डिग्री सेल्सियस में आएगी, बट डिफरेंस बराबर ही आएगा। यानी कि ऐसा समझो 373, ये हमारे पास 373 है, ये 375 है, तो 2 केल्विन हुआ। और अगर उसमें देखोगे तो 102 होगा, ये 100 होगा, ये 100 है, ये 102, यानी कि 2 हमारे पास डिग्री या 2 केल्विन बराबर ही आता है। अच्छा, हम लोग आई जानते ही हैं, वांटा फैक्टर लेंगे हम लोग, और के भी हमें पता चल गया है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमें सब कुछ नोन पता है। के बी के वैल्यू ऑफ के बी, कई बार हमें वैल्यू ऑफ के बी पता होना चाहिए। के बी का फार्मूला क्या है? के बी का फार्मूला हम लोग जो है ये समझ लो कि जो हमारा डेरिवेशन है वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू को याद रख के अपन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। के बी की वैल्यू हमारे पास है आर टी बी स्क्वायर ओवर 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की यूनिट कितनी रहने वाली है? कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम, ये रहने वाली है यहाँ, इसकी यूनिट ये रहने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एल वेपराइजेशन दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटा। अब हमें ध्यान रखना है कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम में। एक हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में भी लिख सकते हैं, ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये केवी का जो वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, आर एम आर टी बी स्क्वायर ओवर 1000 इंटू डेल्टा एच, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो डेल्टा एच की यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर ग्राम की जगह कैलोरी पर मोल और जूल पर मोल, ठीक है बेटा। अब अपन ध्यान देंगे, एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आर गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू हमारे पास में 2 लेनी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और आर की वैल्यू हमें 8.314 लेनी है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है बेटा। आर की वैल्यू कितनी कितनी लेनी है देख लो हम लोग, ये पूरा ध्यान रखेंगे। डेल्टा एच जानते हैं हम लोग, एंथैल्पी यहाँ पर जो मोलर एंथैल्पी है वो है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है ना। डेल्टा एच इज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख भी दो, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब बेटा अपन आगे आओ थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ के बी फॉर H2O लिक्विड। तो हम लोग वाटर के लिए अपन के बी की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो तुम्हें पता होगा वाटर के लिए हम लोग जानते होंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो वैल्यू ऑफ के बी कितनी हो जाएगी? आर टी बी स्क्वायर ओवर 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आर की वैल्यू 2 ले ली, टी बी ले लिया 373 का स्क्वायर, 1540 कैलोरी पर ग्राम, लिख भी देना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम फॉर वाटर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये हमें याद रखना है। और इस वैल्यू को अपन नोट करके लिख लेंगे कि वाटर के लिए जो केवी की वैल्यू है वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट किए फार्मूले से, दैट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है बेटा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हमने स्टडी किया, उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पढ़ ली हैं। फार्मूला हमें क्लियर हो जाने चाहिए, डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू एम, और इफ़ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट देन डेल्टा टी वी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर हो जाए। और डेल्टा टी वी इज ऑलवेज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इन दोनों का डिफरेंस लेकर हम लोग डेल्टा टी वी रख देंगे, मोलैलिटी हम लोग सॉल्यूशन की निकाल लेंगे। और आई तब लेना हमें जब सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट हुआ,
के भी हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और अपन इस टॉपिक के बाद में अगला वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करें और चैनल को अपन सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है शिव के चौहान एसके सर के नाम से, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करें। वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। तो मैंने सारे पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर दिए, पूरा अपन मेंस, एडवांस और नीट सभी बच्चों के लिए अपन यूज़फुल है। सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन इसे देख करके करें, पूरा नोट करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से अपन ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू बेटा।